हाँ तो साथियों नमस्कार। देखिए आज हम आपको उस दिन बता रहे थे क्लास में कि आवेश का क्वांटीकरण और उससे संबंधित हम सवाल करा रहे थे। ठीक है। किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कुछ रह गए थे, तो मैं आज एक बार दोबारा तुम्हें शुरू करता हूँ चैप्टर। देखिए लास्ट तक बने रहिए। हम आपको शुरू करेंगे बेटा। ये देखिए, ये सवाल है, ये अपना क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। ये देखिए, ये चेक करने ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से जांच करनी है कि भाई कौन सा चार्ज होगा या नहीं होगा। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, मान लो ए को चेक किया हमने। ठीक है बेटा, चेक करिए। तो हम देखो ये जानते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है भाई, Q बराबर एन ई होता है। ये फॉर्मूला है आवेश का क्वांटीकरण का, यही फॉर्मूला है। देखिए इधर ध्यान दो, तो यहाँ पर आवेश दे रखा है हमें, कितना चार्ज है भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -17 कूलम दे रखा है। एन चेक करना है, ई का वैल्यू कितनी, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। ठीक है भाई, ये वैल्यू हम इधर ले जाते हैं, ले जाओ भाई खींच करके। तो इसको इधर ले गए तो यहाँ क्या बच जाएगा, एन बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -17, तो ये पहले से ही बैठा है। और नीचे कौन आ गया भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -19 आ गए नीचे। इसको ऊपर ले गए तो 1.6 से तो 1.6 कैंसिल हो गए, ये समझो। और ये ऊपर कौन है, वो 10 की घात -17 पहले से, और ऊपर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस के 19 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में, पढ़ा है फॉर्मूला आपने कि ए की पावर एन तो बटे में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ए की पावर -n, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ कितना आ गया भाई, 10 की घात कितनी बच गई, 2, इसका मतलब 100। ठीक है बेटा, कितना आ गए, 100 आ गए। तो हम कह देंगे कि चूंकि n एक पूर्ण संख्या है, कैसी संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसलिए ये आवेश, ये आवेश कैसा होगा भाई, संभव है। यही तो पूछ रहा है, संभव है या नहीं, संभव है। ठीक है, ये तो संभव है। फिर नेक्स्ट देखिए, दूसरे वाला ऑप्शन क्या है भाई हमारा। देखो ये दूसरा ऑप्शन कौन सा है, ये चार्ज है कि नहीं। तो देखो इसको, दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, चेक करिए भाई। वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर एन ई, वैल्यू रख दो 1.6 गुणा 10 की घात -18, यहाँ वैल्यू रखी एन, इसकी वैल्यू रखी 1.6 गुणा 10 की घात -19। वही काम करेंगे, एन बराबर निकालना है तो 1.6 गुणा 10 की घात 18 माइनस के, ये तो यहाँ पहले से ही, इसको इधर ले गए तो कितना आ गया, बटे में 1.6 गुणा 10 की घात -19 आ गया। ठीक है बेटा, तो एन बराबर कितना बचा भाई, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गए, ये 10 की घात -18 पहले से ही, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस के 19 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एन बराबर 10 की घात कितनी, 1, यानी 10 आ गए। ठीक है, तो वही बात लिखेंगे, चूंकि एन एक पूर्ण संख्या है, एन एक पूर्ण संख्या है, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है बेटा, इसलिए ये आवेश संभव है, ये आवेश संभव है। ठीक है बेटा, ये आवेश संभव है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, ध्यान दो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सी में ऑप्शन क्या है, सी में दे रखा है
सी में चार्ज कितना दे रखा है, क्यू बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 दे रखा है, इतने कूलाम दिया हुआ है। यहाँ इसको इसमें भी रख दो, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यहाँ लिखो मत लिखो, सी को तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एन और ये 1.6 गुणा 10 की घात -19, इसको भी वही इधर ले गए, तो कितना बचेगा भाई, एन बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 पहले से ही मौजूद है, और ये और आ गया नीचे, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये 1.6 से 1.6 कट गए, ये 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट गया, कितनी बार, एक बार। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, क्योंकि एन एक कैसी संख्या है भाई, एन एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, एन एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये चार्ज भी कैसा होगा, ये चार्ज भी कैसा होगा, संभव होगा, इसलिए ये आवेश कैसा है भाई, ये आवेश संभव है, ये आवेश संभव है, ठीक है बेटा। तो ये तो इतना हो गया। अब इसका लास्ट ऑप्शन है वो क्या कहता है, उसको भी देख लो। लास्ट डी में ऑप्शन क्या है भाई, डी जो ऑप्शन है वो कितना दे रखा है, क्यू बराबर दिया हुआ है 1.6 गुणा 10 की घात -20 20 दे रखा है, इतने कूलाम दे रखा है। इसको चेक कीजिए ये चार्ज है या नहीं, तो क्या करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला काम में लेंगे, क्यू बराबर एन ई लगा दो भाई क्वांटाइजेशन से, तो क्यू की वैल्यू रख दो 1.6 गुणा 10 की घात -20, ठीक है, बराबर एन इंटू में कितना बेटा, ई की वैल्यू कितनी, 1.6 गुणा 10 की घात -19, एन बराबर, इसको यहाँ से इधर ले गए तो कितना आ जाएगा भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -20, ये पहले से ही बैठा है और ये और आ गया इसके नीचे 10 की घात कितना -19, 1.6 से तो 1.6 कैंसिल हो गया, ये एन बराबर क्या बच गया भाई, 10 की घात -19, तो पहले से ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस। यहाँ एन बराबर कितना बच जाएगा, 10 की घात -1, 10 की घात -1 का मतलब कितना, 10, ठीक है। यहाँ ये कहें 0.1, ये आ गया, और ये क्या कहता है, जब ये आ गया तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करो, क्या रिजल्ट निकलेगा भाई, कि एन एक कैसी संख्या है, चूंकि एन एक कैसी है, भिन्नात्मक संख्या है या अपूर्ण संख्या है, क्योंकि एन एक भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, कैसी है, भिन्नात्मक है, जबकि क्या होना चाहिए था, जबकि एन पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी, जबकि एन पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, होनी चाहिए, इसलिए इसलिए यह आवेश, यह आवेश कौन सा, यह आवेश, इसलिए यह आवेश संभव नहीं है, इसलिए यह आवेश संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है बेटा, आई बात समझ, ये आवेश संभव नहीं है, ठीक है। तो हमें यही पूछा गया था कि जो चार्ज दे रखे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है या नहीं है, ठीक है, तो ये आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो। एक कप में जल है और जल की मात्रा कितनी दे रखी है,
250 ग्राम है, कितना धन और कितना ऋणावेश होगा होता है। 250 ग्राम जल में या 1 कप जल में कितना तो धनावेश होगा और कितना ऋणावेश होगा, ये बताना है हमें। देखिए इधर ध्यान दो, एक तो देख क्या रखा है, जल का द्रव्यमान दे रखा है, दिया क्या क्या है ये चीज देखिए बेटा, दिया है ठीक है कि m दे रखा है, जल का द्रव्यमान दे रखा है कितना है भाई 250 ग्राम, ये दे रखा है ठीक है भाई। और क्या दे रखा है, जल का अणुभार, जल मतलब H2O का अणुभार कितना होगा भाई, H2O का अणुभार कितना होगा है भाई, कितना होगा भाई अणुभार, बताओ कौन कौन बताएंगे। अणुभार को किससे लिखेंगे, कैपिटल M से लिख देंगे। कितना है, 2 तो हाइड्रोजन तो 1 है ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु तो कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना होगा बेटा 18 ठीक है। ये जल का अणुभार हो गया। अब ध्यान दो भाई, अब ये समझने की कोशिश करना है यहाँ कि हमसे पूछ रहा है कि 250 ग्राम जल में कितना तो चार्ज धनावेशित है और कितना ऋणावेशित है, ये पूछ रहा है। अब क्या करें कि 250 जो ये 18 ग्राम आया है अणुभार जल का, तो 18 ग्राम जल के अणुभार में ठीक है बेटा उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी, कितनी होगी भाई बताओ। 250 ग्राम जल का अणुभार ये है ठीक है, जो जल है उसका अणुभार कितना है 18 ग्राम, तो मैं लिखूं चूंकि 18 ग्राम जल के अणुभार में अणुओं की संख्या कितनी होगी भाई, अणुओं की संख्या कितनी होती है कोई बता सकता है, आवोगाद्रो नंबर के बराबर, Na कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं Na, और उसका मान कितना होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23 ठीक है, इतना होता है। इसलिए एक में कितना होगा भाई, इसलिए 1 ग्राम में कितनी होगी, 1 ग्राम जल के अणुभार में ठीक है बेटा, अणुभार में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी होगी भाई, भाग लगा दो इसमें, Na/18 ऐसे लिख देता ठीक है। और क्या, देखिए इसको, देखो इधर सब ठीक है भाई, ये आ गया। और इसलिए 250 ग्राम में 250 ग्राम जल के अणुभार में अणुओं की संख्या क्यों, हमारे पास तो मात्रा कितनी दे रखी है 250 ग्राम, तो उसमें निकालेंगे ना, तो 250 ग्राम में कितनी हो जाए, एक में तो Na/18 तो 250 में कितनी 250 गुणा कर दो, ये संख्या निकल करके आ गई ठीक है। ये इसको मैं कह देता हूँ भाई एन निकल का है, नंबर ऑफ एन आ गया ठीक है, ये एन निकाल लिया मैंने कि 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकाल ली, ये निकल करके आ गए। अब ध्यान दो, जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन है और कितने के बेटा
एक ऑक्सीजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो जल के अणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है बेटा, जल के अणु में क्या बता रहे हैं हम, 250 ग्राम जल के अणु भार में अणुओं की संख्या कितनी आई, Na/18 गुणा 250, ये निकल कर गए। देखिए जल के एक अणु में जल का एक अणु जल के एक अणु में 10 तो प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन 10। ठीक है, 10 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। ठीक है, 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन और कितने, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो ऐसे समझो इसको, मैं ऐसे बता, कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु। तो क्या होगा भाई, तो उसके जो जल का अणु है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो जल के अणु में 2 तो हाइड्रोजन है, 2 का चीज है बेटा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एवं और का है, एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, परमाणु। ठीक है, परमाणु, ये चीज है। जल के अणु में 2 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, और एक ऑक्सीजन परमाणु। अब 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2। कितने प्रोटॉन बेटा, 2। ऑक्सीजन में कितने, 8, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि इसमें 10 प्रोटॉन होंगे और 10 ही, तो ये लिख लो बोली से, अतः जल के अणु में 10 प्रोटॉन, ठीक है बेटा, 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये है बात। इसका मतलब और, क्या मतलब है इसका, और। ठीक है बेटा, तो जल का एक अणु है, उस अणु में 10 प्रोटॉन होंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, तो कितना धनावेश हुआ भाई जल के एक अणु में, देखिए जल के एक अणु में जल के एक अणु में धनावेश, ठीक है, कितना, कितना भाई, 10 प्रोटॉन थे ना, प्लस ये 10 ही, इतना ही ऋणावेश होगा। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे।
एक अणु में, और जल के n अणुओं में, के n अणुओं में, जल के n अणुओं में मैं धनावेश मिला करके लिख दो। चलो धनावेश कितना होगा भाई, प्लस 10 NE ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। या ऐसे सही नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है तो ऐसे लिखो भाई कि N N2 में 10E ऐसे लिख लो। वैल्यू रखो, n की वैल्यू कितनी थी भाई, कितनी वैल्यू थी, Na/18 गुणा 250 और गुणा 10E, ये आ गया। यहाँ वैल्यू रख दो भाई, 6.023 गुणा 10 की घात कितनी बेटा, 2-3, ठीक है। 23 कह सकते हो, बटे 18 गुणा 250 गुणा 10 गुणा 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, ठीक है। ये वैल्यू रख दी। इसको हल करेंगे तो रिजल्ट निकल करके आता है हमारा, इसको हल कीजिए तो क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, 1.34 गुणा 10 की घात 9 कूलम, ये रिजल्ट निकल करके, ये रिजल्ट निकल कर, सॉरी नो नहीं, नो नहीं, नो नो, ये ध्यान दो, नो नहीं, 10 की घात 7 कूलम आएगा, सॉरी नो नहीं। क्यों, देखो एक एरा, एक एरा, तो 23 ये, 23 और 2 ये हो गए, जो समझो 23 और 2 कितने हुए, 25, और ये कितना है 19, ठीक है, 6 बच गए, ठीक है। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा तो ये 7 हो गए। इस तरीके से इतने कूलम आया, ये आंसर आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज निकल करके आए। अब बात करें हम कि भाई ऋणावेश कितना होगा, तो एक लाइन लिखेंगे, इसी प्रकार ऋणावेश भी कितना होगा, n अणुओं में ऋणावेशों की संख्या कितनी होगी, -10E, ठीक है। n का मल्टीपल हो जाएगा तो लिख दीजिए, इसी प्रकार जल के n अणुओं में ऋणावेश, ऋणावेश कितना बेटा, n में 10 की पावर E, ओ सॉरी, n में 10E, माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस आंसर वही आएगा क्यों सेम है, तो 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम, इतना चाहते थे। ये दोनों आंसर हमने निकाल लिया, ये था सवाल। आई बात समझ, उतार लो इसको, देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट सवाल की बात करें मैं, एक मिनट, ये सवाल, अगला सवाल क्या है हमारा, अगला भी प्यारा सा अच्छा सा सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या एक वस्तु पर कितना आवेश, 4.2 गुणा 10 की घात -18 कूलम आवेश हो सकता है, समझाइए, ये चेक करना। तो देखो दे क्या रखा है, एक तो ये देखिए दिया है, सबसे पहले ये ढूंढ लिया करो, दिया है, क्या दिया है भाई, चार्ज दे रखा है, क्यू बराबर कितना दे रखा है, 4.2 इंटू में 10 की पावर -18 कूलम, ये चार्ज दे रखा है, और ई की वैल्यू पता होती है हमें, ठीक है भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ये पता। अब क्या करें, चेक करना है कि भाई आवेश होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में कौन सा सूत्र काम में लेंगे भाई, आवेश का क्वांटीकरण, ये काम में लेते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का
क्वांटीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण से। देखिए भाई, तो क्या कहता है आवेश का क्वांटीकरण, Q बराबर NE, ये था। रख दो भाई, यहाँ माइनस प्लस का चक्कर मत पड़ना, आप तो सीधे वैल्यू रखो। रख दो भाई, Q की वैल्यू कितनी थी, 4.2 गुणा 10 की घात -18। आप तो सूत्र में जमाया करो सीधे। एन कितना पता नहीं, एन तो पूछ ही रहा है एक तरीके से, एन की वैल्यू, और ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आ गई। तो एन को यहीं रहने दो, इसको इधर ले गए, तो क्या निकल करके आएगा भाई, एन बराबर 4.2 गुणा 10 की घात -18 में भाग लगाना है, किसका लगाना है भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -19 का लगाना, इसका भाग लो। चलिए भाई भाग दीजिए, भाग दे करके चेक कर रहे हैं, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये हटा दो वाली सी, ये दशमलव कैंसिल हो गए, ऐसे समझो, ठीक है, और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये 42/16 आ गए, गुणा 10 की घात -18 पहले से, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो किसका हो जाता है भाई, प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकल करके आया, ये इसको ऐसे रहने दो एक बार, बाद में काट लेंगे, और ये 10 की घात कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका इसमें भाग लगाइए, तो कितनी बार जाएगा भाई, भाग देंगे तो 16 का भाग दिया हमने, तो कितना आया, 16 दूनी 32, ठीक है बेटा, 16 थी 48 में तो ज्यादा हो जाएगा, 32 हो गए, 10 बच गए, दशमलव लगा लो, फिर कितना आ जाएगा, 10 बचे थे ना, 10 में फिर 16 का दीजिए, 16 का कितनी बार जाएगा, 100 में तो 16 छक्की 96, बच गए कितने, 4, फिर 4 दशमलव लगा हुआ 40 हो गए, तो फिर 16 दूनी 32, और गुणा कितना आ जाएगा भाई, 10, ये आ गए। इसको हल करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा भाई हमारे पास, ये इसका इसमें किया तो 26.2 आ गया, गुणा करने के बाद। भाई अगर समझ में आएगा नहीं है, इसका इससे करेंगे तो ये ध्यान दो, पहले तो 262 जीरो ऐसे आएगा, तो दो संख्या छोड़ो पॉइंट लगाए तो ये आ जाएगा। अब ये देखिए, ये तो एन की वैल्यू आई है, और ये एन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी भाई, पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी, और यहाँ पर एन की वैल्यू कैसी दिखाई दे रही है हमको, देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर सरका देता हूँ इसको, दिख गया, ये देखिए दिख रहा है ना, एन की वैल्यू कैसी निकल करके आई है, ये कैसी वैल्यू आई निकल करके, दशमलव, भिन्नात्मक संख्या है। और हमें क्या कभी हाजिरी नंबर ऐसे होता है क्या, 26.5 नंबर पे कौन बच्चा बैठा है, कि 25.5 पे कौन बैठा है ना, या 25.25 पे कौन बैठा है, ये हमें कैसा नंबर चाहिए, एक पूर्ण संख्या चाहिए हमें, बटे सटे वाली नहीं, दशमलव वाली नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ, ये देखिए इधर, चूंकि n एक भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक, ठीक है, भिन्नात्मक संख्या, अच्छा देखो, क्योंकि एक एक भिन्नात्मक, ठीक है बेटा, संख्या है, होनी का चाहिए, जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी, जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी, जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अतः दिया गया आवेश, दिया गया आवेश
किसी वस्तु पर उपस्थित नहीं हो सकता, उपस्थित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नहीं हो सकता। ये ये आंसर होगा। समझ में आई बात? उतार लो। तो ये पूरी डिटेल थी इसकी। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि मतलब गुणधर्म चल रहे थे ना आवेश के, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट की। देखिए ये अगले गुणधर्म की बात कर रहे हैं, और वो गुणधर्म है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, आवेश की निश्चलता। इसका क्या मतलब भाई, आवेश की निश्चलता का? ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई? देखिए समझने की कोशिश करो, ये चाह क्या रहा है कहना। आवेश की निश्चलता का सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है कि कोई वस्तु कितनी स्पीड से चले। जिस पर चार्ज है, मैं सीधा सा आपको उदाहरण दूं कि आप अपने जेब में अगर 10 रुपए लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है, और 10 रुपए लेकर के घूमे, उनको लेकर के आप भागिए दौड़िए कहीं भी जाइए, आपको अपने पास रखने हैं। आपके जेब में रखे हुए वो 20 नहीं होंगे, 15 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, जब तक आप उस उनके साथ में कोई किसी प्रकार का उनका उपयोग नहीं करोगे, लेन देन नहीं करोगे, आपको सेफ रखने हैं, तो वो बढ़ेंगे नहीं आपके पास रख करके। तो ऐसे ही जो आवेश है ना वो वेग के साथ निश्चल है। यानी आवेश की निश्चलता का सीधा सीधा सा तात्पर्य, आवेश की निश्चलता का तात्पर्य है कि निश्चलता ये एक ये सही नहीं, ये गलत लग गया, ये सही कर लो थोड़ा सा। निश्चलता, ठीक है भाई, ये आवेश की निश्चलता हो जाता है कई बार ऐसे। आवेश की निश्चलता का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? आवेश की निश्चलता का तात्पर्य है कि आवेश का मान, ऐसे लिख दूं मैं, आवेश वेग के साथ निश्चल है, निश्चल रहता है। ये कहें अर्थात, अर्थात आवेश वेग पर, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, कि आवेश का, जो आवेश की निश्चलता है ना उसका तात्पर्य क्या है कि आवेश वेग के साथ निश्चल रहता है। इसका मतलब वेग पर निर्भर नहीं करता है।
वेग पर निर्भर नहीं करता है मतलब क्या हुआ भाई? देखिए, वेग पर निर्भर नहीं करता है इसका मतलब क्यू की जो वैल्यू है वो गतिशील वस्तु पर और विराम अवस्था में, कैसी होगी भाई? गतिशील अवस्था में चार्ज और विराम अवस्था में चार्ज दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये वैल्यू रहेगी। क्यू गतिशील का मतलब क्या है? कोई वस्तु अगर गतिशील है तब चार्ज। क्यू विराम अवस्था का मतलब क्या है? कोई वस्तु रेस्ट पर है तब चार्ज। दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। यानी गतिशील रहे वस्तु या रेस्ट पर रहे, चार्ज पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, चार्ज में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, वेग के साथ जो आवेश है वो वेग के साथ कैसा है? निश्चल है, परिवर्तनशील नहीं है। जबकि द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित होता है। ठीक है, द्रव्यमान वेग के साथ अगर वेग बढ़ता है, वेग है किसी, कोई भी वेग गतिशील वस्तु है ये कहें, तो उसका द्रव्यमान बढ़ घट जाता है। ठीक है, देखिए मैं लिख दूं, जबकि जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जबकि द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत से विशिष्ट आपेक्षिकता आपेक्षिकता के सिद्धांत से, सॉरी, सिद्धांत से, और विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है भाई? m बराबर m0 बटे अंडर रूट 1 - b² बटे c²। ये जहां जहां m0 क्या है भाई? m0 क्या है? विराम अवस्था, कण का विराम अवस्था में द्रव्यमान क्या है भाई? कण का, कण मतलब वस्तु की बात कर रहे हैं। ठीक है, कण का विराम द्रव्यमान का है। विराम द्रव्यमान से मतलब रेस्ट पर जो है विराम द्रव्यमान। ठीक है भाई, v कण का वेग, कण का वेग अब गति करा रहे हैं उसको। c प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। और m क्या है भाई? m गतिशील कण का द्रव्यमान, गतिशील कण का द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है, जबकि जो हमारा आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। आई बात समझ में? पॉज करो, वीडियो को उतार लो फटाफट।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए। नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा वो है आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। या संबद्ध है, ठीक है, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध है या संबद्ध रहता है, ऐसे लिख सकते हो, बात एक है, ठीक है। देखिए भाई कैसे जुड़ा हुआ है चार्ज, चार्ज द्रव्यमान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है समझने की कोशिश करना। अगर कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग करें या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण किए जाए तो दोनों स्थितियों में चार्ज का स्थानांतरण होगा। क्या होगा भाई, चार्ज का स्थानांतरण होगा। और चार्ज का जब स्थानांतरण हो रहा है तो क्योंकि चार्ज क्या है भाई, ऐसे मान कर चले कि भाई एक मान लो इलेक्ट्रॉन है, क्या है अपने पास, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। मैंने कहूं कि दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दिया, ठीक है, स्थानांतरित किए दो इलेक्ट्रॉन। तो उस पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के गया है, और इलेक्ट्रॉन लेकर के गया तो इलेक्ट्रॉन का क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास। इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहता है। ये समझने की कोशिश करो कि अगर मैं ये कहूं कि आप यहां से उठ करके दूसरी जगह चले गए तो आपके मास में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं सर। क्या फर्क पड़ा कि आप अपने साथ में अपना मास भी ले गए, द्रव्यमान भी ले गए। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो इलेक्ट्रॉन साथ में क्या लेकर के जाएगा, द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, किसका स्थानांतरण हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, किसका स्थानांतरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है इसका मतलब द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थानांतरित हो गया, कौन होगा साथ में स्थानांतरित, द्रव्यमान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, यानी द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा वस्तु के। तो इसका मतलब यही हुआ कि आवेश जो है वो द्रव्यमान से कैसा है भाई, संबद्ध है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये मान करके चलेंगे कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं भाई, त्याग किए जाते हैं, वस्तु त्याग कर देती है, सॉरी, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं वो धनावेशित, और कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह वस्तु कैसी हो जाती है भाई, ग्रहण करेगी तो ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है आवेश है हमारा, उसके स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का भी क्या होता है भाई, आवेश स्थानांतरण के साथ साथ क्या हो रहा है भाई, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आवेश है उसके स्थानांतरण से द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा, यानी द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। तो लिखते हैं, देखिए आवेश द्रव्यमान से संबद्ध है, ये बात चल रही है, ध्यान दो। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं, क्या किए जाते हैं भाई, बाहर निकाले जाते हैं तो वस्तु
कैसी होगी भाई? वस्तु धनावेशित, धनावेशित, ठीक है बेटा। तथा जब वस्तु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं भाई? ग्रहण किए जाते हैं, किए जाते हैं। कौन ग्रहण कर रहे हैं भाई? जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जाता है, जब वस्तु द्वारा, ऐसे लिख लो बोली से यहाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाता है, किए जाते हैं, ठीक है, ये लिख लो, किए जाते हैं, तो वह कैसी हो जाती है भाई? ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है भाई, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ साथ क्या हुआ? द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, यानी जो वस्तु है उसके द्रव्यमान में भी क्या आएगा भाई? परिवर्तन होगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए, अर्थात अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का विस्थानांतरण हो सकता है, विस्थानांतरण होता है। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। ठीक है बेटा, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, द्रव्यमान भी क्या हुआ है? तो ये हम कह सकते हैं अतः आवेश द्रव्यमान से संबद्ध है। कैसा है भाई? जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, ये कह सकते कि देखो, अब मैं इसको देखो एक आपको मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला बेस से बताते हैं। जैसे मान लो कि कोई वस्तु उदासीन है, ये उदासीन वस्तु है, ठीक है बेटा। इधर मैं लिख देता हूँ धनावेशित, किधर भी लिख लेना, इधर मैंने एक धनावेशित लिख लिया, ये तो इधर तो धनावेशित वस्तु, ठीक है, इधर उदासीन है, और इधर कैसी है? ऋणावेशित है। कैसी है भाई? ऋणावेशित वस्तु, ठीक है भाई, ये ऋणावेशित है। अब देखो, उदासीन का मैं मास लेकर के चलता हूं कि भाई मैंने उदासीन का मास कितना मान लिया? m मान लिया, ठीक है। अब धनावेशित वस्तु हुई है, इसका मतलब इससे क्या है? जो आवेश थे वो, यानी इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या हुए? बाहर निकाले गए थे, बाहर निकाले गए तो इसके मास में कमी होगी, ये उदासीन थी, बाहर निकाल दी तो क्या हो गया? इसके मास में कमी हो गई। मैं क्या कर रहा हूं भाई कि डेल्टा एम की कमी हुई, ये मान लिया, ठीक है। कितनी कमी हो गई? डेल्टा एम की कमी। और इधर आए मानो वस्तु पर दूसरी पे जिसने ग्रहण किया, तो क्या होगा भाई? इसके मास में क्या हो जाएगी भाई? डेल्टा एम की वृद्धि हो जाएगी। ये कि कोई अगर धनावेशित वस्तु है तो उसके मास में कमी होगी, ये उदासीन वस्तु थी, ये कैसी वस्तु थी? ऋणावेशित, तो उसका मान क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। तो हम कहें कि जो आवेशित हुई है वस्तु, तो उस आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ, इसका कैलकुलेशन करें कि जो वस्तु द्रव्य आवेशित हुई थी उसमें कितना परिवर्तन हुआ है उसके द्रव्यमान। ठीक है,
कि आवेशन की वजह से चार्ज जो वस्तु हुई है, आवेशित हुई है, उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन पड़ा है। ये वस्तु धनावेशित हुई, ये वस्तु ऋणावेशित हुई, ये डेल्टा एम घटा बढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये ज्ञात करना है। देखिए वस्तु के आवेशित होने पर, वस्तु के आवेशित होने पर द्रव्यमान में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन देख रहे हैं भाई, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ था भाई, डेल्टा एम बता रहे साहब अवाल, बिल्कुल बता रहे भाई। अब ये जो परिवर्तन हुआ है ये किसके स्थानांतरण की वजह से हुआ है, चार्ज के स्थानांतरण की वजह से हुआ है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, ये मान करके चल रहे हैं। मैंने कहा कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, हम कहे एन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब एन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो अपने साथ में किसका बाहर लेकर गए, द्रव्यमान किसका लेकर गए, बाहर नहीं सॉरी द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान लेके, अपनों ही ले गए। एन एक स्थानांतरित होता तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना भाई, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है रे, ए छोरे कितना द्रव्यमान है बताओ, कितना, उसको किससे व्यक्त करते हैं, एम ही लिखते हैं साहब, ठीक है, एम ही लिखते हैं, पीछे बताऊंगा मान इसका। तो यहाँ कितना लिख दो, एन इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज लेकर, वो मास लेकर गए अपने साथ में, एम ई, यानी ये परिवर्तन हुआ है उसके उस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो एम ई बराबर 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg होता है, ठीक है भाई, कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg होगा ये इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान। तो ये मास में परिवर्तन होगा, ये एक फॉर्मूला निकल करके आ गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए क्या निकल कर गया, एक सूत्र बन गया, क्या बन गया रे, सूत्र बन गया सूत्र। अब हमसे कोई पूछे कि भाई द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।